जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। तो अपनी इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम आ चुके हैं एडजेक्टिव के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसमें आपने देखा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमने एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस हमने फिर से डिस्कस किया कि क्या एक्चुअल डिफरेंस होता है आपका। और फिर हमने आइडेंटिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड वो सारे सॉल्व किए, है ना। और हम सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं, ऑब्वियसली पहले हम करेंगे रूल्स और फिर आपके एरर बेस्ड पीवाईक्यूज जो भी अभी तक आए हैं सीडीएस और एनडीए दोनों में, वो सारे हम करेंगे, है ना। एरर बेस्ड आपके जो भी पीवाईक्यूज हैं वो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक और बात ये है कि ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आपका कोई भी सजेशन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, है ना। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर ये जो आपकी सीरीज चल रही है इसकी जितनी भी पीडीएफ्स है ना, वो सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ्स अपलोड कर देता हूँ और कोई भी अनाउंसमेंट हो, कोई भी अगर अपडेट हो तो वो आपको यहीं पर मिलेगी। और साथ में हमारी एक वोकैबलरी की भी सीरीज चल रही है जहाँ पर 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उनको भी देखना। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हमने देखा है कि इस बार अब केवल ग्रामर का खेल नहीं रहा है, सीडीएस और एनडीए में ऐसा हुआ है कि यार वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और हाई लेवल वोकैब आ रही है। और उस वोकैब को समझ के मैंने इस टाइप के वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने न्यूज़पेपर जो होता है ना उसको सेंटर में रखा है कि आप न्यूज़पेपर वाली वोकैब को अच्छे से करके जाओ। कई बार क्या होता है, आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें जो भी वर्ड्स आते हैं ना वही ज़्यादातर यूपीएससी पूछता है। तो फिर इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने वो बनाया है। 10-10 क्वेश्चंस के सेट हैं, आज आसानी से देख सकते हो, छोटे छोटे हैं। और उनकी भी पीडीएफ आपको अगेन आपको यहीं पर मिल जाएंगी। कहाँ पर? ये टेलीग्राम चैनल पे डेली क्लास, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल हमारा क्या कहता है कि देर आर सम वर्ब्स which are called linking verbs are qualified by adjectives। मतलब क्या है कहने का कि हम देखते हैं कि वर्ब्स के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है ना। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। और हमने ये भी देखा है कि आपका सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, ये आपकी वर्ब अगर एक्शन वाली नहीं है, अगर ये एक्शन वाली नहीं है और ये लिंकिंग वर्ब है, तो फिर क्या होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का है वहाँ पर आपका एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर कर लो। अगर ये आपकी लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव आएगा। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती हैं ये लिंकिंग वर्ब्स? देखो यार, लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन लिंक करें या ऐड कर दें। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती हैं। और ये क्या बताती हैं एक्चुअली, ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं ना, ये बताती हैं हमें और सब्जेक्ट की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्टेट, स्टेट या फिर आप कह सकते हो इनकी कंडीशन, कि वो चीज़ कैसी है या क्या है। ये चीज़ें अगर बताए तो आप समझ जाना कि ये लिंकिंग वर्ब है ना। और यहाँ पर क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स में एक और चीज़ होती है, दे डू नॉट शो एक्शन। यहाँ पर एक्शन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल भी रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं है। ये जो आपकी लिंकिंग वर्ब है ना, यहाँ पर एक्शन कोई भी नहीं होता है, बस एक स्टेट होती है, कंडीशन होती है या फिर आइडेंटिटी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, कैसा है, दैट्स इट। है ना। जैसे के लिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर लें, शी लुक्स टायर्ड, शी लुक्स टायर्ड या फिर शी अपियर्स सैड। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देना, एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है। अगर आप अगर आप इन वाली वर्ब्स को, जो भी आपकी वर्ब्स हैं, उनको अगर आप इज, एम, आर, इनसे अगर रिप्लेस कर सकते हो, अगर आप रिप्लेस कर सकते हो और सेंटेंस की मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगी,
तो आप समझ जाओगे कि ये जो है ना, ये जो आपकी वर्ब थी जिसको आपने चेंज किया है वो लिंकिंग वर्ब थी। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखें कि हर वॉइस साउंड्स हार्श। अब अगर आप बोलते हो कि हर वॉइस साउंड्स हार्श, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हर वॉइस इज हार्श, है ना? हार्श है वो मतलब ऐसी आवाज़ है जो सुनने लायक नहीं है। हार्श आप बोल सकते हो, इज़ बोल सकते हो। यहाँ पर शी अपीयर्स सैड और शी इज़ सैड बोल सकते हैं। आई फील सिक, आई एम सिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शी हैज़ ग्रोन वाइज, नाउ शी इज़ वाइज। ये भी बोल सकते हैं, शी इज़ वाइज और शी हैज़ ग्रोन वाइज। नेक्स्ट है आपका मोना इज स्मार्ट, मोना इज स्मार्ट, है ना? ये आपकी जो इज एम आर होती है ना, ये भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ये भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स ही होती हैं। तो कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब्स हो सकती हैं? बी, बी में क्या क्या आ जाता है? इज, एम, आर, वॉज, वर। देखो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। हम्म तो फिर ये आपका इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, ये सारे क्या होते हैं? बी की फॉर्म्स होते हैं। और फिर आपका आता है बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, प्रूव। ये सारे जो भी वर्ड्स होते हैं, ये जो भी वर्ब्स होती हैं ना, ये आपकी लिंकिंग वर्ब्स की तरह काम करती हैं और आपको इनको उन्हीं की तरह ट्रीट करना है और इनके बाद आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है। तो ये हमारा रूल एक्चुअली एडजेक्टिव का पहला है। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि आपकी जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, हमने ये भी देखा कि लिंकिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं और उनके बाद क्या आता है, वो क्या क्वालिफाई करता है? दे आर क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, है ना? फिर यहाँ पर देखो एक और आपका एग्जाम्पल है, द मैंगोज टेस्ट स्वीटली। क्या ये सही है? द मैंगोज टेस्ट स्वीटली। अब ये जो स्वीटली वर्ड है ना, यहाँ पर अगर हम देखें, जो आपका स्वीटली वर्ड है ये होता है एक्चुअली एडजेक्टिव, नहीं, एडवर्ब होता है। ठीक है, ये होता है आपका एडवर्ब, है ना? और आपका जो स्वीट होता है, स्वीट होता है, ये होता है आपका क्या? ये होता है एडजेक्टिव, ये होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है ना, टेस्ट आपकी होती है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब होती है। तो लिंकिंग वर्ब के साथ में आप एडजेक्टिव लगाते हो, ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पर स्वीटली नहीं आएगा, क्या आएगा? स्वीट आएगा, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पर स्वीट लिखना पड़ेगा, द मैंगोज टेस्ट स्वीट। जैसे के लिए आप कई बार बोलते हो ना कि द फूड टेस्ट बैड और बैडली, क्या बोलते हो? बैडली तो नहीं बोलते हो, है ना? द फूड टेस्ट्स बैड, है ना? बैड बोलते हो या फिर बैडली बोलते हो, है ना? सिंपल सेंटेंस में तोड़ के देखो, देखो तो बैड आपको सही लगेगा, बैडली गलत है ना? तो इसी तरह आपको द मैंगोज टेस्ट स्वीट लिखना पड़ेगा, ना कि स्वीटली, है ना? चलो नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल टू, रूल टू क्या है? रूल टू हमारा ये कहता है कि एडजेक्टिव्स विद एब्सोल्यूट पोजीशन। कुछ ऐसे यार आपके एडजेक्टिव्स होते हैं ना जो कि एब्सोल्यूट पोजीशन में पहले से बैठे होते हैं, उन्हें किसी भी कंपैरिजन या फिर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपके एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, एक तो सिंपल होती है, फिर आपकी आती है कंपैरेटिव, फिर होती है एक सुपरलेटिव, राइट? तो आपकी जो डिग्रीज होती हैं, ये दूसरी वाली आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई या फिर सुपरलेटिव। तो ये इनको इनकी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एब्सोल्यूट इन नेचर होते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं? पहला है आपका परफेक्ट, सेकंड है यूनिक, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, इंटायर, एक्सलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इटर्नल, सुप्रीम। अब थोड़ा सोच के देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम परफेक्ट का। अब कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा परफेक्ट होती है क्या? कोई चीज़ अगर परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है। अब कोई चीज़ कम परफेक्ट या ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती, है ना? कोई चीज़ अगर कंप्लीट है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब क्या आप कह सकते हो कि मैंने थोड़ा कंप्लीट किया है या कम कंप्लीट किया है? कंप्लीट चीज़ कंप्लीट होती है ना? तो इसलिए आप जब इन वाले वर्ड्स का यूज़ करते हो तो यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। पहला वाला अगर हम देखें, आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज।
उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव नेवर सीन अ कंप्लीट बुक, है ना। मोर कंप्लीट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ पर हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम नहीं होता है, हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर। मोस्ट सुप्रीम पावर नहीं होता है आपका, बस सुप्रीम पावर होता है ना। सुप्रीम पावर अपने आप में मतलब जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन है, यहाँ पर इसको किसी भी कंपैरिजन की, सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका सेकंड रूल हुआ। सेकंड रूल क्या कहता है कि आपका क्या है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, अब ये वाले वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं, है ना। कंप्लीट बुक आपने नाउन से पहले यूज़ किया है, चीफ एम एम से पहले यूज़ किया है, सुप्रीम पावर पावर एक नाउन है ना। पावर एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना, उससे पहले आपने यूज़ किया है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हुए। अब ये एडजेक्टिव्स ऑलरेडी एब्सोल्यूट पोजीशन में होते हैं, इसलिए इनके साथ में आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हो, है ना। चलो नेक्स्ट वन, रूल थ्री। अब रूल थ्री क्या कहता है, रूल थ्री इज रिगार्डिंग स्पेशल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में स्पेशल इन नेचर होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं, देखो बात यह है, आपने अक्सर देखा होगा कि अब जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो तो आप कंपैरिजन के लिए एक वर्ड होता है दैन का यूज़ करते हो। और यहाँ भी एक और चीज़ ध्यान में आई है कि आप देखो ये वाला जो दैन होता है ना, ये इस वाले दिन से डिफरेंट होता है। इस दिन का मतलब होता है तब, ठीक है, इसका मतलब होता है तब दिन, ठीक है। और ये दैन जो होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, THAN। तो मैंने कई बार देखा है बहुत सी ऐसी मतलब लोग अच्छी अच्छी पोस्ट में जब पोस्ट वगैरह लिखते हैं ना, तब भी लोग दैन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं वो दैन और देन में। तो यहाँ पर आपने नहीं होना है, ये जो देन होता है इसका मतलब होता है तब। आई वॉज गोइंग एंड देन आई सॉ दैट, ठीक है, कि तब मैंने ये देखा, वट एवर। और जब आप कंपेयर करते हो तो आप THAN का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर क्या है, रूल थ्री हमारा क्या कहता है, यहाँ पर हम स्पेशल कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि यार जब आप कंपेयर करते हो तो आप दैन का यूज़ करते हो, है ना। सबको क्लियर है कि कंपेयर करने के लिए हम दैन का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे के लिए प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर। ये सारे वर्ड्स जब आप यूज़ करते हो कंपेयर करने के लिए, तब आप दैन का यूज़ नहीं करते हो। तब दैन का यूज़ नहीं होता है, बल्कि टू का यूज़ होता है। है ना। तो फिर ये वाले ये इस तरह से थोड़ा सा स्पेशल इन नेचर बन जाते हैं। जैसे के लिए पहला एग्जांपल है हमारे पास, लेमन जूस इज प्रेफरेबल देन टी। तो प्रेफरेबल के साथ में आप देन नहीं लगाओगे, आप टू लगाओगे। सो लेमन जूस इज प्रेफरेबल टू टी। नेक्स्ट है आपका, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाई 2 years। नो, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी टू मी बाई 2 years, राइट। नेक्स्ट वन, शी प्रेफर्स कॉफ़ी रादर देन टी। अब क्या ये सही है, देखो प्रेफर के साथ में ना, प्रेफर के साथ में दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो ये आपका सही है, आप रादर देन भी लगा सकते हो, आप टू भी लगा सकते हो, लेकिन केवल देन नहीं लगा सकते, है ना। सो यहाँ पर नोट है आपका, रादर देन मे बी यूज्ड फॉर टू आफ्टर प्रेफर। तो ये आपका सही हो जाता है इस तरह से, ये वाला ठीक है। तो फिर आप टू भी लगा सकते हो यहाँ पर, और रादर देन भी लगा सकते हो, लेकिन केवल देन नहीं लगा सकते प्रेफर के बाद। नेक्स्ट है आपका, शी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर देन हर हस्बैंड। सो शी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर, तो यहाँ पर क्या गलती है यार, देखना स्मार्टर आपकी कोई स्पेशल कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं होती है, तो इसलिए देन का यूज डेफिनेटली सही है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप अगर यहाँ पर ऑलरेडी आप कंपैरेटिवली लिख रहे हो तो आपको स्मार्टर नहीं लिखना है, आपको स्मार्ट लिखना है केवल। शी इज़ कंपैरेटिवली स्मार्ट देन हर हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पर सुपर फ्लॉज हो जाएगा, आप डबल डबल चीज़ें यूज़ कर रहे होगे, है ना। कंपैरेटिवली भी लिख रहे हो, फिर स्मार्टर भी लिख रहे हो, सो कंपैरेटिवली स्मार्ट लिखो, ना कि कंपैरेटिवली स्मार्टर। नेक्स्ट है आपका, शी इज़ मोर सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस। अब अगेन देखो यार, सीनियर सीनियर होता है, कोई कम ज़्यादा सीनियर नहीं होता है, मोर सीनियर लेस सीनियर ऐसा कुछ नहीं होता है। शी इज़ सिंपली सीनियर, शी इज़ सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस, दैट्स इट। नाउ
मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी। मोर प्रेफरेबल नहीं होता है, केवल प्रेफरेबल होता है, तो मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर रूल 3 में हमने देखा कि ये स्पेशल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि ये होते हैं आपके, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनमें क्या होता है कि आप ध्यान का यूज़ ना करके आप टू का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, दैट इज़ ऑफ प्रेफर। प्रेफर के जगह पर आप मतलब क्या कर सकते हो, प्रेफर के साथ आप रादर देन भी लगा सकते हो, टू भी लगा सकते हो, लेकिन देन ऑब्वियसली आप नहीं लगा सकते, है ना। चलो, रूल 4 की बात करें। देखो, रूल 4 देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Rule 4 is very very interesting. The distinction between little and few. अब little और few में डिफरेंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे little, a little, the little, है ना। आपका एक little होता है, एक a little होता है, एक the little होता है। few में उसी तरह आपका few होता है, a few होता है और the few होता है। सबसे पहले तो little मतलब होता है कम, few मीन्स होता है कम, ठीक है। सो लिटिल की आपकी तीन वही डिग्री होती हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट, है ना। फ्यू की आपकी फ्यू, फीवर एंड फीवेस्ट। सबसे पहले ये तो डिग्रीज हो गई। और लिटिल किस लिए आप यूज करोगे, लिटिल आपका यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए। लिटिल आपका यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए, ठीक है। तो फ्यू किसके लिए यूज होगा, फ्यू ऑब्वियसली आपका यूज होगा काउंटेबल चीजों के लिए, है ना। फ्यू आपका यूज होगा काउंटेबल चीज़ों के लिए। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। काउंटेबल क्या चीज़ें होती हैं, काउंटेबल आपकी वो चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा नाउन वाली क्लास में मैंने बताया था कि कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हो। पेन है, पेंसिल है, इनको आप काउंट कर सकते हो, बॉय गर्ल, है ना, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल सॉल्ट है, वाटर है, शुगर है, क्या इनको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल इन नेचर हो जाते हैं। जो आपके इमोशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं नाउन्स, वो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल पे। तो यहाँ पर यार एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक वाटर बॉटल का। मान लिया एक ग्रुप है, ठीक है, मान लिया एक ग्रुप है और वो गया है ट्रेकिंग पे, है ना, और इनके पास पानी था और पानी लगभग खत्म होने वाला है ना, पानी लगभग खत्म होने वाला है। तो फिर क्या देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, मतलब इनको प्यास लगी, जब इनको जब प्यास लगी तो पूछा इन्होंने पूछा, इनके इनके इन्होंने अपने पहले तो बॉटल में देखा, ठीक है, इन्होंने अपनी बॉटल में देखा और इन्होंने बोला देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट, देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट। इनको प्यास बहुत तेज लगी थी और ये बोलते हैं लिटिल वाटर लेफ्ट। मतलब क्या है, ये काफी दुखी होके बोलेंगे, क्योंकि बात ये है लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, निगेटिव सेंस होता है, मतलब ना के बराबर बचा है ना। तो फिर अगर ये बोलते हैं देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट, इट मीन्स देर इज हार्डली एनी वाटर, है ना, कि मतलब ना के बराबर पानी है, मतलब इससे इनकी प्यास बुझेगी नहीं। तब तक ये देखते हैं, ये अपने बॉटल में देखते हैं, ये कहते हैं देर इज अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल। इनके वाटर बॉटल में पानी था, इनके वाटर बॉटल में पानी था, ठीक ठाक पानी था। तो फिर इससे क्या मतलब पता चलता है कि देर इज सम वाटर, है ना, कि मतलब कुछ पानी है इनके पास, जो कि पर्याप्त है, इनफ है इनकी प्यास बुझाने के लिए। तो अ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मतलब ठीक ठाक है, आपके मतलब भर का है ना, है ना, आपकी मतलब भर की चीज़ें हैं यहाँ पर। और फिर क्या होता है, इन्होंने इतना अपना जो ये कहते हैं कि देर इज़ अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन माई बॉटल, और ये इनको दे देते हैं और ये पी गए। फिर बाद में इनको प्यास लगी। अब इनको जब प्यास लगती है, ये कहते हैं कि तुम्हारी बॉटल में थोड़ा पानी था, देर वॉज अ लिटिल वाटर इन योर लेफ्ट, इन योर बॉटल, है ना, देर वॉज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन योर बॉटल। तो ये कहते हैं द लिटिल वाटर विच वॉज देयर आई ड्रैंक, कि मैंने सारा पानी पी लिया जितना भी था। तो द लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच बट ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी था ना, सारा। तो द लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तो नहीं पर सारा। तो लिटिल का मतलब देखो निगेटिव होता है, हार्डली यानी जो पर्याप्त ना हो, इनफ ना हो। और लिटिल का मतलब होता है ये भी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब जब आपको उम्मीद ना हो और कोई चीज़ मिल जाए तो आप कहोगे देर इज़ अ लिटिल, है ना, होप दिखती है अ लिटिल से।
अ लिटिल क्या होता है, थोड़ा सा आपको हैप्पीनेस देता है ना। और जो खाली लिटिल होता है वो थोड़ा सा कम की तरफ इशारा करता है। और द लिटिल आपको बताता है कि उसी तरह मतलब कि ये है कि जितना भी था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना भी था सारा। उसी तरह अगर फ्यू में बात करें तो मान लिया अब इनको भूख लगी है, ठीक है, और ये लोग चॉकलेट लेके आए थे, चॉकलेट या बिस्किट्स लेके आए थे, है ना। अब ये बिस्किट लेके आए थे तो फिर वही वाली कहानी हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले इनको भूख लगी, ठीक है, और इन्होंने अपने वाले बैग में देखा तो कहते हैं देर आर फ्यू बिस्किट्स लेफ्ट। फ्यू बिस्किट्स लेफ्ट का मतलब है कि मतलब इनफ नहीं है ना। हार्डली एनी वन और एनी थिंग, हमने यहाँ पर देखो एनी वन और एनी थिंग भी लिखा है क्योंकि ये चीज़ें काउंटेबल है ना। एनी वन हमने पर्सन के लिए यूज़ किया है, एनी थिंग हमने किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया है ना। तो फिर यहाँ पर निगेटिव सेंस आएगी। फिर वो दूसरे वाले देखते हैं, वो कहते हैं कि देर आर अ फ्यू बिस्किट्स लेफ्ट, है ना, मतलब कि नॉट मैनी, नॉट मैनी लेकिन कुछ हैं, है ना, नॉट मैनी बट सम, ठीक है, अफर्मेटिव मीनिंग है, मतलब भर के हैं इनके पास। फिर वही वाली कहानी, अगर ये खा गए उसके बाद पूछेंगे कि क्या अभी बचे हैं, तो बोलेंगे द फ्यू बिस्किट्स वी हैड आई एट। मैंने खा लिए सारे। सो द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल। समझ गए। तो आपका ये होता है लिटिल, जो होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, फ्यू आपका काउंटेबल के लिए। फिर आपकी डिग्रीज आती हैं, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। फिर आपका लिटिल आता है, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कुछ क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अब ये जो है ना, लिटिल कॉमन सेंस, अब लिटिल कॉमन सेंस क्या सक्सेस ला सकती है? लिटिल का मतलब तो हार्डली एनी होता है ना, कि ना के बराबर होता है, तो ना के बराबर अगर कॉमन सेंस है तो वो सक्सेस थोड़ी लेके आएगी, अ लिटिल लेके आएगी, है ना। अ लिटिल आपको बोलना चाहिए, अब ये सही होगा। नेक्स्ट है, लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। अब यहाँ पर यार जो मतलब इंसान जो बात कर रहा है, बोल रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन जितना भी किया वो भुलाया नहीं जा सकता। अगर ये बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर हमें द लगाना चाहिए। द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, है ना, उसने जितना भी किया सब कुछ। नेक्स्ट आपका एक इडियोमेटिक फ्रेज होता है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ये आपका क्या होता है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मतलब लिटिल नॉलेज तो किसी काम की होती ही नहीं है, लेकिन जो अ लिटिल नॉलेज होती है ना, वो भी डेंजरस चीज होती है। मतलब ये कहने का मतलब है, अ लिटिल में क्या लगता है कि हमें आता है, हम्म, इसमें ये लगता है कि हमें आता है, और वो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं जिसने भी ये लाइन बोली होगी, वो कहता है कि अ लिटिल नॉलेज जो होती है ना, कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे, है ना, और फिर बाद में अपनी सोच समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया। और वही चीज़ एक्चुअली मैं कहूँगा कि इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वन शॉट वगैरह देखते हो, 100 ग्रामर रूल्स देखते हो, वो सब देखो बिल्कुल, लेकिन आपका बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए, और वही हम कर रहे हैं इस सीरीज के थ्रू, है ना। सो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फ्यू बुक्स। अब यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कुछ बुक्स मंगाने की, तो इन्होंने अ फ्यू बुक्स मंगाई होंगी ना के बराबर तो नहीं मंगाई होंगी, कुछ बुक्स मंगाई होंगी। थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस लो यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है, फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर? यहाँ पर क्या आप कहना चाह रहे हो कि आप कहीं उससे मिलने गए होगे, है ना, कहीं आप उससे मिलने गए होगे, तो फिर कुछ दिन आप रहे वहाँ पर, और फिर आप लौट के आ गए, फिर वो अभी तक नहीं मिली है, तो आप क्या बोलोगे कि द फ्यू डेज, जितने भी मैंने दिन बिताए उसके साथ, देवर डेफिनेटली एक्साइटिंग, है ना। सो द फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। नेक्स्ट है, देर आर लेस पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। देर आर लेस पैसेंजर्स, क्या ये सही है? अब देखो यार, पैसेंजर्स आपका क्या होता है, काउंटेबल है ना। काउंटेबल है अगर, तो फिर क्या आप लेस लगा सकते हो? नो। क्या आप लगाओगे? फीवर लगाओगे, है ना, देयर आर फीवर। और फीवर क्यों लगाओगे? यहाँ पर देखो टुडे लिखा हुआ है, अगर कहीं पर टुडे लिखा हो, इसका मतलब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है पिछले दिनों से। हम्म, क्या होता है उसमें कि आप आज की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको कल की तस्वीर भी पता है, परसों की भी पता है कि क्या हो रहा था यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में, है ना। इसीलिए तो आप आज बोलोगे। आप क्यों बोलोगे कि आज कुछ कम लग रहे हैं? क्योंकि आपने कल भी देखा था, परसों भी देखा था, है ना।
तो यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हो, सो देयर आर फ्यूअर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे, ये सही होगा। उसके बाद आपके दो सेंटेंसेस हैं, देर आर 5 स्टूडेंट्स लेस इन द क्लास एंड आई हैव 10 रुपीज लेस टू पे। अब ये दोनों सेंटेंसेस देखो क्या है कि 5 स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल है, तो यहाँ पर लॉजिकली आपका फ्यू होना चाहिए, एंड 10 रुपीज अगेन काउंटेबल है, फ्यू होना चाहिए, लेकिन ये दोनों आपके सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर आपका एक आता है रूल। रूल क्या कहता है कि डेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन फॉलोड बाई लेस। जो आपका डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है और आपका प्लूरल नाउन अगर आ जाए, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या हो गया? सबसे पहले देखो, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आता है किसी भी नाउन से पहले। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हो गया? कोई नंबर होगा, है ना। डेफिनेट क्या होगा? जो आपको डेफिनेट एक एग्जैक्ट नंबर बताए, जैसे आपका न्यूमरल तो हो सकता है सम भी, सेवरल भी हो सकता है, न्यूमरल नंबर है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ काउंट करने की बात हो रही है। लेकिन डेफिनेट आपका कब होगा? जब आप सेवरल से बोलोगे, सेवरल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 5, 10, 13, 15, है ना। आप अब एग्जैक्ट की तरफ जा रहे हो, एग्जैक्टली कितना है ना, उसकी तरफ जा रहे हो, इसलिए ये बन जाता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे के लिए यहाँ पर 5 यूज हुआ है, यहाँ पर 10 यूज हुआ है, ये आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ये 5 और 10 दोनों। तो यहाँ पर क्या होता है? दे आर फॉलोड बाई लेस। यहाँ पर आप लेस बाद में यूज करते हो, ना कि फ्यू। सो आई हैव 10 रुपीज लेस टू पे, है ना। और ये सेंटेंसेस आपके सही होंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका है सम एंड एनी। सम एंड एनी, अब कहीं कहीं पर आप देखते हो कि सम यूज होता है, कहीं कहीं पर एनी यूज होता है, तो आपका डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली exactly? तो फिर डिफरेंस भाई ये होता है कि जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर आप सम का यूज करते हो, और अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट और इन अफर्मेटिव यू यूज सम। और नेक्स्ट है आपका एनी। एनी आप यूज करते हो निगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं या आपके निगेटिव सेंटेंसेस हैं, वहां पर आप एनी का यूज करोगे। यूसेस देखो अभी समझ जाओगे। जैसे के लिए एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या आपको इंटरोगेटिव लग रहा है या फिर रिक्वेस्ट लग रही है? ऑब्वियसली यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आ रही है ना, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो ये सेंटेंस आपका सही होगा। ये सम जो है ना, ये डेफिनेटली सही है। नेक्स्ट है हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर हर। अब ये क्या है? ये आपका देखो क्या है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या सम यूज करते हो? नहीं, इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे एनी, है ना। हैव यू ब्रॉट एनी गोल्ड फॉर हर। नेक्स्ट वन, लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड। अब ये पिछला वाला जो हमने पढ़ा था ना, लिटिल द लिटिल, उससे आ गया है। तो यहाँ पर एक चीज समझो, इस वाले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो भी तुम पैसा कमाते हो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जितना भी पैसा कमाते हो वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप पहली बात तो काफ़ी कम ही कमा रहे हो, है ना, 10, 15, 20 हज़ार कमा रहे हो, और उसमें भी आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। सो आप जितना भी कमाते हो लिटिल मनी, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगाओगे द लिटिल मनी यू आर अर्निंग, द लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड। नेक्स्ट आपके जो सेंटेंसेस हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे के लिए आपका पहला एग्जाम्पल है शी वॉज सम एंग्री, और दूसरा है शी एक्सप्रेस्ड सम वाट एंगर। तो ये देखो जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों गलत हैं। ये सेंटेंसेस दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें सम की जगह हमें सम वाट करना चाहिए। बताऊंगा क्यों। और यहाँ पर हमें सम करना चाहिए। क्यों? देखो ध्यान से, होता क्या है, होता ये है कि आपका जो एंगर है ना, एंगर, और आपका जो एंग्री है, ठीक है, एंग्री, एंग्री आपका होता है एक एडजेक्टिव, और जो एंगर है ये होता है आपका एक नाउन। अब देखो नाउन से पहले क्या आप लगाते हो, नाउन से पहले आपको लगाना चाहिए एक एडजेक्टिव। और अभी एडवर्ब हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एडवर्ब जान लो कि क्या होता है कि जो आपका एडजेक्टिव होता है ना, जो आपका एडजेक्टिव से पहले जो लगता है वो कई बार एडवर्ब होता है, ठीक है, वो एडवर्ब होता है कई बार। तो फिर यहाँ हमें एक एडवर्ब लगाना चाहिए।
अब देखो क्या है कि आपका ये एंग्री है ना, एंग्री आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले आप क्या लगाओगे, एडवर्ब लगाओगे। और जो सम होता है ना, सम आपका एक एडजेक्टिव होता है, और सम वाट जो होता है वो एक एडवर्ब होता है। ध्यान से देखोगे तो समझ भी जाओगे। शी वॉज सम वाट एंग्री, शी एक्सप्रेस्ड सम एंगर। एंगर आपका नाउन हो गया, उसने एक्सप्रेस किया है, ठीक है, उसने एक्सप्रेस किया है, तो फिर थोड़ा सा एंगर एक्सप्रेस किया है, तो एंगर को इसने क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, है ना। तो आपका सम जो है एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, तो शी एक्सप्रेस्ड सम एंगर, अब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शी वॉज सम एंग्री, नो, शी वॉज सम वाट एंग्री बोलना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट, फर्दर, फार्दर, अदर, अनदर, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। चलो भाई, इनमें डिफरेंसेस देखते हैं क्या है, एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। तो आपका वर्ड होता है फर्दर, नेक्स्ट होता है फार्दर। अब फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, समथिंग विच इज एडिशनल। होता ये है कि कई बार आपको जब कोई चीज़ मिलती है और आप उसमें कुछ और चाहते हो, थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हो, तो आप बोलते हो फर्दर। एग्जाम्पल के लिए कई बार आप बोलते हो फर्दर डिटेल्स और फर्दर डिस्कशन, बोलते हो ना। कई बार बोलते होगे कि फर्दर डिटेल्स, है ना, किसी भी चीज़ की फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए, थोड़ी सी और डिटेल्स चाहिए, आपको थोड़ी सी मिली लेकिन वो सेटिस्फाइंग नहीं थी, आपने बोला फर्दर डिटेल्स चाहिए, और डिटेल्स चाहिए थोड़ी सी एडिशनल, है ना। नेक्स्ट है आपका फार्दर। फार्दर मीन्स क्या होता है, मोर डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब है वही, आप समझ जाओ यहाँ से डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस। तो फारदेस्ट, फार्दर जो है ना वो यूज होता है डिस्टेंस के लिए। और इसकी देखो फॉर्म होती है फार, फार्दर एंड फारदेस्ट। और यूज कैसे करेंगे, जैसे के लिए आप बोल सकते हो टेम्पल इज फार्दर देन माई स्कूल। फार्दर मतलब टेम्पल जो है हमारा स्कूल से दूर है, स्कूल पास में है लेकिन टेम्पल जो है वो और दूर है। तो आप यहाँ पर फार्दर यूज करोगे अगर डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो तो। नेक्स्ट आपका आता है अदर एंड अनदर। अब अदर का मतलब क्या होता है, आपका होता है सेकंड ऑफ द टू। बात ये होती है अगर आप दो चीज़ों को ऑलरेडी जानते हो, है ना, आप दो चीज़ों को या दो लोगों को ऑलरेडी जानते हो, आपको पता था राम और श्याम आने वाला है। अब कोई आने वाला, कोई मतलब मान लिया कोई यहाँ पर प्रिंसिपल बैठे हैं, उन्हें पता है कि दो लड़के आने वाले हैं ऑफिस में अभी कुछ बात बात करने। तो अब पहुंचा केवल राम, ठीक है, तो बोलेंगे ओके सो वेयर इज द अदर वन, है ना, वेयर इज द अदर वन। क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि एक दूसरा भी आने वाला है, तो फिर ये यहाँ पर होता है कि नोन केस होता है, यहाँ पर नोन केस होता है। और मान लिया यहाँ पर क्या होता है, इनको पता था कि दो आने वाले हैं लेकिन आ गया तीसरा भी, तो बोलेंगे देर इज अनदर वन, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एडिशनल वन आ गया है, मोर, थोड़ा सा एडिशन हो गया है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। अब आपका जो एल्डर और एल्डेस्ट है ये तो काफ़ी इजी होते हैं, ये आपके केवल एज के लिए यूज़ होते हैं पहली बात तो, और दूसरा ये कि ब्लड रिलेशन में ही यूज़ होते हैं। मतलब आपका फ्रेंड जो है आपसे एल्डर नहीं है, आपका फ्रेंड आपसे ओल्डर है, लेकिन आपका जो भाई है वो आपसे एल्डर है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर ब्लड रिलेशन आ रहा है। और जब जो आपका ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है ये एज के लिए तो यूज़ होता ही है, जैसे कि लिए आपका जो फ्रेंड है वो तो आपसे ओल्डर है ही है, लेकिन कई बार आपकी जो वॉच है वो भी ओल्डर हो सकती है, आपकी जो घर बगल में जो बिल्डिंग बनी है आपके घर के बगल में, या आपका जो टेम्पल बना है वो भी ओल्डर हो सकता है, ओल्डेस्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। और ये डेफिनेटली आपका ब्लड रिलेशन में यूज़ नहीं होता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो इनको यूज़ करके, ठीक है, कंपैरिजन अगर कर रहे हो तो ओल्डर के साथ आप देन लगाते हो, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है तो यहीं पर देख लो, ओल्डर के साथ आप देन लगाते हो, है ना, और एल्डर के साथ आप टू लगाते हो, ठीक है, यहाँ पर टू लगाओगे। सो आप सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, एंड माई, नहीं आई होगा, देन आई, एंड नेक्स्ट होगा आपका माई ब्रदर इज एल्डर टू आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका लेटर और लैटर। लेटर और लैटर, देखो लेटर आपका सिंपल होता है, लेटर रिफर्स टू टाइम, ऑपोजिट ऑफ अर्लियर, है ना। अर्लियर का ऑपोजिट होता है लेटर, जैसे आप बोलते हो आई टॉक टू
विल टॉक टू यू लेटर, है ना, आई विल टॉक टू यू लेटर, है ना। तो ये आपका जो लेटर होता है बाद में, ये आपका लेटर होता है। नेक्स्ट है आपका लेटर। लेटर मीन्स पोजीशन, है ना। लेटर रिफर्स टू पोजीशन एंड ये आपका ऑपोजिट होता है फॉर्मर का। आपका जो फॉर्मर वर्ड होता है ना, उसका ये अपोजिट होता है। हम्म। किस तरह से आप जैसे के लिए बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि मतलब आप जब दो चीज़ें बोलते हो ना एक साथ, एग्जाम्पल के लिए आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, द लेटर इज़ माई फेवरेट। अगर आप ऐसे बोलते हो आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, है ना, फिर कॉमा लगाते हो, फिर आप लिखते हो लेटर द लेटर लेटर नो सॉरी, यहाँ पर आप लेटर यूज़ करोगे, ठीक है। द लेटर इज़ माई फेवरेट, ठीक है। तो आप ये जो लेटर बोल रहे हो ना, ये लेटर आपका क्या हो गया, ये लेटर है आपका कॉफ़ी, ठीक है, जो आपने बाद में यूज़ करी है, सेकेंड ऑफ द टू। और फॉर्मर कौन है, फॉर्मर आपका टी है। तो आप ये भी बोल सकते हो आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, द फॉर्मर इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पर अगर आपने बोला बोला द फॉर्मर इज़ माई फेवरेट, तो फॉर्मर आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी टी, है ना। और ये वो वाला फार्मर नहीं है, वो किसान वाला फार्मर नहीं है, वो आपका फार्मर होता है, ए आर होता है, ये ओ आर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। फिर आपका आता है लेटेस्ट और लास्ट वाला। लेटेस्ट मीन्स रिसेंट, लेटेस्ट न्यूज़, है ना। इसका आपकी जो डिग्रीज होती हैं, लेट होता है, लेटर होता है, लेटेस्ट होता है, और ये टाइम के लिए प्रेफर होता है। लास्ट आपका लास्ट ऑफ द ऑल होता है, जैसे के लिए लेट हो गया, लैटर हो गया और लास्ट हो गया, है ना। तो ये पोजीशन के लिए प्रेफर होता है, पोजीशन जो होती है ना, उसके लिए हम बोल सकते हैं दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। या फिर आप बोल सकते हो कि शी स्टूड इन द लास्ट रो, है ना। तो ये आपका लास्ट हो जाता है, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स यहीं पे दिए हुए हैं, आप देख लो। जैसे के लिए आपका पहला है मुरादाबाद इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन मेरठ। तो फर्दर नहीं यूज़ होगा यहाँ पर, क्या यूज़ होगा यहाँ पर, आपका फार्दर यूज़ होगा, है ना। नेक्स्ट है नो फार्दर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, नो नो फर्दर हेल्प, है ना, नो फर्दर हेल्प, यहाँ पर आप फर्दर यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका आई एम स्टिल थर्स्टी प्लीज गिव मी अदर ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर आप किसी दूसरे ग्लास, जो आपके दो ग्लास है ना, उनमें से किसी दूसरे ग्लास की बात नहीं कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा ग्लास की बात कर रहे हो, है ना। यू वॉन्ट एन एक्स्ट्रा ग्लास ऑफ वाटर, सो यू विल से अनदर। सो आई एम स्टिल थर्स्टी प्लीज गिव मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट है आपका माई ओल्डेस्ट सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो दीज डेज। तो ओल्डेस्ट सिस्टर नहीं होती है, क्योंकि ब्लड रिलेशन है ना, तो एल्डेस्ट यूज करोगे, ना कि ओल्डेस्ट। देन है माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, दैट्स करेक्ट, है ना। हाँ, यहाँ पर मी ही होता है, शायद मैंने ऊपर एक सेंटेंस यूज किया है जिसमें मैंने आई बोला है ना, तो उसमें ध्यान रखना, यहाँ पर आपका मी ही होता है। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज ओल्डर, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट आता है शी केम लेटर देन आई, ये भी आपका, ये हाँ, यहाँ पर लेटर हो गया ना, ये पहले वाला हो गया। ये आप यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हो, वो बाद में आई है ना, तो अब सही होगा लेटर, है ना, लेटर यूज होगा। नेक्स्ट है रीना एंड हीना आर टू सिस्टर्स बट द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर। अब यहाँ पर फॉर्मर की बात करी है हमने, मतलब रीना से हीना जो है वो इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर लेटर नहीं यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा लेटर, राइट। हम्म, ये यूज होगा। नेक्स्ट वन, जीन्स आर द लास्ट रेज अमंग यंगर जनरेशंस। लास्ट रेज नहीं है, यहाँ पर आप लेटेस्ट रेज बोलोगे, है ना, लेटेस्ट रेज। और ये रेज जो वर्ड है ना, रेज की मीनिंग क्या होती है, रेज का मतलब होता है समथिंग विच इज इन क्रेज। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब क्रेज में होती है ना, जब क्रेज में होती है, तो उस चीज़ के लिए आप बोलते हो, फैशन में होती है ना। आप बोल सकते हो कि
काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज़म होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो चीज़ होती है, राइट? तो उसे आप रेज़ बोल सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट आपका ये है कि कभी-कभार क्या होता है यार, 2 एडजेक्टिव है ना, वो क्वालीफाई करते हैं सेम नाउन को, देन सेम डिग्री इज़ यूज्ड। हुँ? तो क्या होता है जब 2 एडजेक्टिव हैं और दोनों, मतलब ऐसा है 2 एडजेक्टिव हैं और दोनों एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका नाउन एक ही है, मतलब पर्सन आपका एक ही हो सकता है, अगर एग्जांपल लें, ठीक है? पर्सन या आपका थिंग जो भी है, वो आपका एक ही है और इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, है ना? क्वालिटीज़ आपकी 2 हैं, ठीक है? Q1 और Q2। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की जो डिग्री है ना, आप सेम रखोगे, सेम डिग्री रखोगे। अभी एग्जांपल लेंगे, समझ जाओगे कैसे। शी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड इनर्जेटिक वर्कर इन द क्लब। तो ये आपका सही नहीं है, शी इज़ द मोस्ट एक्टिव एंड द मोस्ट इनर्जेटिक। अब द मोस्ट एक्टिव है तो द मोस्ट इनर्जेटिक भी होनी चाहिए, क्योंकि दो आपकी जो एडजेक्टिव्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सेम पर्सन के लिए यूज़ हुई हैं, सेम नाउन है आपका। नेक्स्ट है शी इज़ बोथ क्लेवरर। ओके, क्लेवरर हो गया, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं, और इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। तो ये आपका मतलब मोर क्लेवरर है तो मोर इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, मतलब मोर क्लेवरर तो नहीं है, आपका क्लेवरर ही है केवल। लेकिन इंटेलिजेंट की देखो फॉर्म आप चेंज नहीं करते हो, तो आप मोर इंटेलिजेंट कर देते हो, है ना? हमने देखा था जैसे ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, इनकी फॉर्म कैसे चेंज होती है? मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, और मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट? तो यहाँ पर क्या था कि एक ही सेम पर्सन है, उसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है, तो आप सेम डिग्री का यूज़ करते हो। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं उनसे हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनल और न्यूमेरिकल होते क्या हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपके बहुत सिंपल होते हैं, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6 जो भी होते हैं। फिर आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये आपकी पोजीशन बताते हैं, जैसे कि लिए फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो ये आपकी पोजीशंस बताते हैं। तो इस तरीके से आप इनको यूज करते हो, है ना? और उसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि आपके जो ऑर्डिनल्स हैं ना, वो आगे आते हैं न्यूमेरिकल से। कैसे? आपके एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्टडी द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। अब 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होता है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपको बोलना चाहिए, यहाँ पर आपको लगाना चाहिए 2, है ना? तो क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल आपका पहले आएगा और न्यूमेरिकल आपका बाद में आएगा। नेक्स्ट है आपका, द टू और लास्ट थ्री लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। तो क्या ये सही है? डेफिनेटली सही नहीं है। आप क्या बोलोगे? अब आपका देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होता ही है, लेकिन लास्ट भी तो होता है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपका लास्ट भी होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है? ये भी आपकी पोजीशन ही तो बता रहा है। सो फर्स्ट का उल्टा लास्ट हो गया, है ना? सो द लास्ट 2 और 3, अब ये सही होगा, है ना? अब सही होगा, ये गलत है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? देखो ध्यान से देखना, रूल नंबर 7 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि देखो, 2 केसेस हो सकते हैं आपके। 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं, मान लिया कि एक पर्सन है, ठीक है? एक पर्सन है और उसकी 2 क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2। और दूसरे केस में क्या है कि 2 पर्सन है, ठीक है? 2 पर्सन है और उन दोनों की एक क्वालिटी की बात हो रही है ना? एक क्वालिटी की बात हो रही है। और यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ई आर। ओके, कुछ कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि ई आर से एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, क्लेवरर नहीं, क्लेवर। आपका जो पहली जो सिंपल जो डिग्री है ना, जो सिंपल वर्ड है, उसी में ई आर आ रहा है। इसी टाइप के और भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लेवर का एग्जाम्पल लिया हमने। should be used as more clever while comparing the two qualities of one and the same thing or person।
क्या होता है कि पहला वाला अगर हम एग्जांपल लें तो पहले वाले में हम देखेंगे शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट। शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, क्या ये सही है? यहाँ पर आपको यूज करना चाहिए शी इज मोर क्लेवर। शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, है ना? शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। और नेक्स्ट वाला आपका होगा शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। नो, शी इज क्लेवरर। शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। समझ में कैसे समझ में आया कैसे हमने किया कि मतलब अगर यहाँ पर आपका एक ही पर्सन है, उसकी दो क्वालिटीज़ को आपने कंपेयर करा, तो आप क्या करोगे? मोर क्लेवर करोगे। ठीक है, इस वाले केस में आप मोर क्लेवर करोगे और यहाँ पर आप सिंपल रखोगे, यहाँ पर आप क्लेवरर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लेवरर कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका था कि मतलब ये एग्जाम्पल लिया है हमने ई आर का, मतलब क्लेवर का। यहाँ पर और भी हो सकते हैं आपके एडजेक्टिव्स जो ई आर से एंड करते हैं, है ना? नेक्स्ट, रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 ये कहता है जो आपका काइंड होता है, टाइप है एंड सॉर्ट है आर सिंगुलर नाउन। ये हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं और दीज और दोज शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर देम। कई बार आप यूज करते हो ना कि दीज काइंड्स ऑफ, नो, दिस काइंड ऑफ, ऐसे आपको यूज करना चाहिए। आई विल नॉट डू दीज काइंड और सॉर्ट ऑफ एक्ट्स, नो, आई विल डू नॉट, आई विल डू नॉट, आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ, है ना? दिस काइंड और दिस सॉर्ट ऑफ एक्ट्स, और यहाँ पर प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट है आपका दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड इन टू द हॉल। तो यहाँ पर क्या गलती होगी? यहाँ पर आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे इसे, तो दिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट अलाउड इन टू द हॉल। अब आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या होता है? यहाँ पर बस सिंपली ये बताया है कि आपका जो अदर होता है और एल्स होता है, इनका आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में काफ़ी सोच समझ के केयरफुली यूज़ करना है। आराम से यूज़ करना, थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है, अदर और एल्स का। और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री कई बार अननेसेसरली आप बना देते हो, तो उसे भी थोड़ा सा सोच समझ के करना है। जैसे के लिए पहला वाला है शी इज़ अ बेस्ट टीचर। अब क्या होता है, कई बार कुछ लोग तारीफ करने के चक्कर में, ठीक है, वो सोचते हैं कि कुछ काम बन जाए, तो तारीफ करने के चक्कर में कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो भाई तारीफ करना है लेकिन सोच समझ के, कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपका मजाक ना बन जाए। शी इज़ अ बेस्ट टीचर, हाँ, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि ये ज़्यादा हो गया है ना, सामने वाला यही बोलेगा कि ये भैया ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा ऐसा बोलो कि जो डाइजेस्टेबल हो, है ना? तो आपको क्या बोलना चाहिए? शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, है ना? शी इज़ अ वेरी गुड आप बोल सकते हो, वेरी गुड टीचर आप बोल सकते हो। मतलब एम्फेसिस ही देना है तो वेरी लगा के बोलो, है ना? शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, ये बोल सकते हो, लेकिन शी इज़ अ बेस्ट टीचर नो। नेक्स्ट है आपका शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अब ये भी आपका गलत है, आप बोल सकते हो कि शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, शी इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, है ना? ये आप बोल सकते हो, लेकिन क्या आप मतलब ऐसा बोलोगे शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन? यहाँ पर या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ेगा। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, है ना? कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उनमें से, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या तो दो, या फिर आप सिंपली तारीफ करो, तो थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। नेक्स्ट आपका शी इज़ बेटर देन एनीबडी इन द क्लास। एनीबडी इन द क्लास तो हो सकता है, लेकिन आपको बोलना बोलना पड़ेगा शी इज़ बेटर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास, क्योंकि आप क्लास तक ही बात कर रहे हो, क्लास तक ही बात कर रहे हो, है ना? इस पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हो, तो शी इज़ बेटर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास। अब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है आपका द गंगा इज मोर सैक्रेड देन एनी रिवर इन इंडिया। सो एनी रिवर सिंपली नहीं होता है, आपको बोलना पड़ेगा द गंगा इज मोर सैक्रेड देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। अब ये सही है। नेक्स्ट है आपका, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी देख लो, है ना? इसी रूल पे मतलब बेस्ड है। बस ये सिंपली देखो, रीडिंग वगैरह से आ जाएंगे। अगर आप बढ़िया रीडिंग करते हो, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, तो समझ में आ जाएगा। बस ये रूल आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा।
नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज आर के नारायण। अब आपको मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा सुपर फ्लॉज लगने लगता है, थोड़ा सा एग्जेजरेशन होने लगता है, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए, नो अदर राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस। अब थोड़ा सा बढ़िया सेंटेंस है। नेक्स्ट है हिज कंडीशन इज गुड टुडे। अगेन देखो वही चीज मैंने बताया, अगर आपने टुडे जोड़ दिया है कि आज इसकी कंडीशन ठीक लग रही है, इसका मतलब आपने कल देखा था, कल बीमार था, आज आपको सही लग रहा है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, हिज कंडीशन इज बेटर टुडे, है ना, बेटर आपको बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भैया बेटर लगाओ, है ना, बेटर। नेक्स्ट है शी इज इक्वली इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। अब यहाँ पर एज इंटेलिजेंट एज बोल सकते हो, इक्वली बोलने की जरूरत नहीं है, शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर, है ना, बराबर इंटेलिजेंट है दोनों। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं दोनों काफी इंटरेस्टिंग है। द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट है द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसमें से क्या आपका सही है, लेट अस सी। इसमें से आपका कौन सा मतलब सेंटेंस है जो आपका सही है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर ये होगा कि आपको पहले वाले में अदर हटाना पड़ेगा। यहाँ पर पहले वाले में आपको अदर हटाना पड़ेगा, द नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। और नेक्स्ट वाला जो है आपका, द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, ये आपका सही है। अब देखो जो डिफरेंस है आपको सेम आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा होगा। नाइल रिवर आपकी कहाँ है, अफ्रीका में है ना। अब अफ्रीका में है, अफ्रीका आपका वर्ल्ड में है, लेकिन अफ्रीका आपका इंडिया में नहीं है। अगर ये वर्ल्ड में है तो आप एनी अदर बोलोगे, एनी अदर। अब वर्ल्ड में आप जब कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड, वहां पर आप अदर लगाओगे। लेकिन द नाइल इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया ये गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा द नाइल इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया। मतलब यह नाइल जो है ना वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में नहीं है, इंडिया की जितनी रिवर्स हैं उनसे आप कंपेयर कर रहे हो विदाउट मेंशनिंग कि आपकी नाइल जो रिवर है वो इंडिया में है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट होता है शी इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर जो अदर होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ का जिसको कंपेयर किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, उनका कुछ कनेक्शन है। तो शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। अब ये जो शी है ना वो भाई बॉय नहीं है, वो गर्ल है, तो इसलिए आपको एनी बॉय बोलना पड़ेगा, ना कि एनी अदर बॉय। क्योंकि एनी अदर बॉय से मतलब है कि वो भी एक बॉय है और उसका कंपैरिजन अब सारे बॉयज से हो रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा शी इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट वन, द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर। क्या ये सही है? डेफिनेटली ये सही नहीं है। आपको वेदर को कंपेयर करना है, लास्ट ईयर से नहीं कंपेयर करना है, आपको लास्ट ईयर के वेदर से कंपेयर करना है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, द वेदर इज एज कोल्ड एज दैट ऑफ लास्ट ईयर। एज, या तो आप यहाँ पर एस लगा दो, एपोस्ट्रॉफी एस लगा दो, द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर्स, है ना। या फिर आप बोलो देन देन एज द वेदर इज एज कोल्ड एज देन दैट ऑफ लास्ट ईयर, राइट, दैट ऑफ लास्ट ईयर, एज दैट ऑफ, है ना। एज के बाद में आप दैट ऑफ लगाओगे, दैट ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पर लास्ट ईयर भी लिख लेते हैं, है ना। तो समझ जाना कि मतलब यहाँ पर क्या करेक्शन करना चाहिए हमें। नेक्स्ट वन इज आई फाउंड दिस बुक द मोस्ट इंटरेस्टिंग। आई फाउंड दिस बुक द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आपको द हटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आप बिल्कुल कह सकते हो मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बोल सकते हो, द मोस्ट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है हर शर्ट इज चीपर देन यू। अब इसकी शर्ट की जो शर्ट है इनकी, ठीक है, इनका देखो कंपैरिजन आपसे नहीं हो रहा है, आपकी शर्ट से होना चाहिए, ना कि आपसे, है ना। आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है भाई, उसकी शर्ट की क्या ही कीमत होगी, है ना। सो हर शर्ट इज चीपर देन योर्स, है ना। योर्स बोलो या फिर योर शर्ट बोलो, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दिल्ली। अब क्लाइमेट है चेन्नई का, उसको आप दिल्ली से कंपेयर कैसे कर सकते हो, देन देन दैट ऑफ दिल्ली, है ना, देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली। अब ये सही है ना। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, द यूज ऑफ ऑल
बोथ एंड होल एज एडजेक्टिव्स। इन देखो तीन वर्ड्स को आप कई बार एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो, और इनको एडजेक्टिव में यूज करने का कुछ रूल होता है। क्या होता है, कई बार रूल ये होता है रिलेटेड टू डेफिनिट आर्टिकल द, कि द के साथ में इनका कैसे आप रिलेशन स्टैब्लिश करो। तो होता यह है कि द इज प्लेस्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ एज एडजेक्टिव्स फॉर प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन है अगर, और वहां पर आपको ऑल या बोथ लगाना है, ऑब्वियसली वहां पर प्लूरल नाउन ही होगा, है ना। ऑल, ऑल के बाद में आप प्लूरल नाउन ही लगाओगे, है ना। ऑल बॉय नहीं बोलोगे, ऑल बॉयज बोलोगे। बोथ गर्ल्स बोलोगे, ना कि बोथ गर्ल बोलोगे, है ना। तो प्लूरल तो होगा ही, पक्का होगा। नेक्स्ट है कि ये जो द होता है ना, ये हमेशा इनके बाद में लगता है। जैसे के लिए एग्जांपल है आपका, बोथ द बॉयज लेफ्ट सून। ये सही है। अब क्या आप बोल सकते हो द बोथ बॉयज लेफ्ट? नो, वो गलत हो जाएगा। बोथ बॉयज आप बोलोगे, ना कि द बोथ, है ना, ना कि द बोथ, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मतलब आपका जैसे होल है, होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्राउट। अब सेकेंड पॉइंट है कि द इज यूज्ड बिफोर होल, होल से पहले यूज होता है द। ऑल या बोथ से बाद में यूज होता है, होल से पहले, तो आप बोलोगे द होल कंट्री इज सफरिंग। नेक्स्ट है आपका ऑल शुगर इज वेस्टेड। अब ये आपका अनकाउंटेबल है, यहाँ पर आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, ये सही है। ऑल शुगर इज वेस्टेड, या फिर आप ऑल द बॉयज आर गॉन बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट ये है प्लेस पजेसिव केस आफ्टर ऑल एंड बोथ। अब ऑल और बोथ के बाद में देखो आपका द भी आता है, और आपके जो पजेसिव केस होते हैं ना, वो भी बाद में ही आते हैं। ऑल द एफर्ट्स आप बोल सकते हो, एंड ऑल माई एफर्ट्स बोलोगे, ना कि माई ऑल एफर्ट्स, है ना। आप बोलोगे ऑल माई एफर्ट्स, ऑल माई एफर्ट्स, बोथ माई फ्रेंड्स, सही है। ही इज अ फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल एफर्ट्स सक्सीड। तो यहाँ पर देखो हुज वाला भी चेंज अलग हो जाएगा, आप बोलोगे ऑल हुज। हुज क्या है, पॉजेसिव केस है ना, हुज किसका है दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, किसका है ना। हुज एफर्ट्स, अब सही है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो रूल नंबर 11 ये कहता है कि आपके पास होते हैं आइदर, नाइदर, ओनली, बोथ, इवन, बट ऑल्सो, शुड बी इमीजिएटली यूज द वर्ड्स दे एम्फेसाइज। अब ये देखो, आइदर आपका है, नाइदर है, ओनली है, बोथ है, इवन है, बट ऑल्सो है। ये किसी ना किसी चीज़ पे एम्फेसिस डाल रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज़ पे जोर दे रहे होते हैं। अब जिस वर्ड पे ये एम्फेसिस डाल रहे होते हैं ना, उससे जस्ट पहले आपको यूज़ करना चाहिए, और कहीं आप सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे के लिए आपका सेंटेंस है, यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस है, नाइदर शी इज इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। यहाँ पर नाइदर आप क्या बोल रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो कि वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है। तो इन वर्ड्स पे आप इम्फेसिस डाल रहे हो ना, तो आप यहाँ पर इसे यूज नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा शी इज। अब यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ पे प्लेस करो, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट, अब सही है। नेक्स्ट है आपका हर सिस्टर एंड हर ब्रदर आर बोथ लिविंग विद हर। अब यहाँ पर आपका जो बोथ है, ये एम्फेसिस डाल रहा है इन पे, है ना। इन पे अगर डाल रहा है तो आर आपका कहाँ आएगा, पीछे आएगा, है ना, पीछे आएगा। हर सिस्टर एंड हर ब्रदर बोथ आर लिविंग विद हर। नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली ही लाइक्स टू टेक कॉफी बट ऑल्सो टी। तो अगेन आपका नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो आपका कॉफी और टी के लिए बोला गया है। सो ही लाइक्स टू टेक नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो टी। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है, रूल नंबर 12 ये कहता है कि एज और देन बोथ आर रिक्वायर्ड टू यूज व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव फॉर्म्स। तो आपका एज और देन जो है ना, वो यूज होते हैं सेंटेंसेस में जब आप पॉजिटिव या फिर आपका जो कंपैरेटिव फॉर्म्स है ना, इनमें यूज करते हो किसी भी एडजेक्टिव को। जैसे के लिए आपका ये है कि शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ये नीचे वाला, शी इज एज ऑनेस्ट एज इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। नेक्स्ट है आपका, मतलब यहाँ पर दोनों चीजें लगती हैं, ठीक है, देन भी आएगा और एज भी आपका 3 बार आएगा, ठीक है, मतलब 2 बार आएगा। एज आपका 2 बार आएगा और देन आपका 1 बार आएगा। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। अब आपका जो फो होता है ना,
फो जो वर्ड है इसका मतलब होता है ओपोनेंट। जब आपका कोई भी ओपोनेंट होता है ना, तब आप बोलते हो फो। ओपोनेंट बोल सकते हो या फिर एनिमी बोल सकते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो फो। नेक्स्ट, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है? रूल नंबर 13 कहता है हमारा कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस शुड बी यूज्ड विद बोथ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो कई बार यार क्या होता है, हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी स्पेशल एडजेक्टिव्स होती हैं जिनको टू चाहिए होता है ना, कुछ को देन चाहिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ और प्रीपोजिशन चाहिए होती है, जैसे कि लिए फ्रॉम हो गया, डिफरेंट को फ्रॉम चाहिए होता है। तो जिसको जो भी प्रीपोजिशन चाहिए ना, मतलब इस रूल का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड है जिसको जो चाहिए उसको भाई वो दो, है ना। किसी को गुलाब जामुन पसंद है उसको गुलाब जामुन दो, किसी को अगर बर्फी पसंद है तो उसको बर्फी दो। जैसे के लिए हम देखें कि ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई। हमने देखा ओल्डर के साथ देन आता है, करेक्ट है, लेकिन सीनियर के साथ आपका देन नहीं आता है, सीनियर के साथ टू आता है। अब ये सेंटेंस सही होगा, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है आपका ही हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। तो डिफरेंट के साथ में आप फ्रॉम लगाते हो, भूल मत जाना। हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, अब ये सही है। नेक्स्ट वन, शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। क्या ये सही है? हाँ, ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये आपका सेंटेंस जो है वो सही है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्गर को भी देन चाहिए, यंगर को भी देन चाहिए। इसलिए देखो, प्रोनाउन वाले में हमने बोला था, एक रूल डिस्कस किया था कि अगर दो चीज़ें हैं और उनको अगर सेम वर्ब चाहिए तो आप एक ही बार लगा के काम चला सकते हो। उसी तरह अगर दोनों को देन चाहिए तो आप एक बार लगा के काम चला सकते हो, ठीक है। रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 क्या कहता है, चलो देखते हैं। रूल नंबर 14 ये कहता है प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो कहने का ये मतलब है कि आपका क्या होता है, कई बार नाउन होता है, ठीक है, फिर आपका नाउन के बाद आपका आएगा एडजेक्टिव और फिर आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है, फिर आएगा आपका प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए मैटर आपका नाउन है, ठीक है, मैटर आपका नाउन है। वर्दी आपका क्या है, वर्दी आपका एडजेक्टिव है। और ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। तो आपको ये क्या लिखना पड़ेगा, द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट, अ मैटर वर्दी ऑफ नोट। तो आपको यहाँ से इसको काट के क्या लिखना पड़ेगा, इज अ मैटर वर्दी ऑफ, है ना, वर्दी ऑफ नोट। नेक्स्ट वन इज ही इज अ suitable मैन फॉर पोस्ट, फॉर एनी पोस्ट नहीं, ही इज अ ही इज अ मैन suitable, मैन suitable फॉर एनी पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रिपोजिशन लग रहा है, ठीक है, समझ गए। तो आपका नाउन पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर प्रिपोजिशन आएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15, कंपैरिजन ऑफ वेट, क्वांटिटी एंड नंबर यूजिंग वर्ड टाइम्स। कई बार आप ऐसे यूज़ करते हो ना कि टाइम्स लगा करके आप कंपेयर करते हो कि ये 3 टाइम्स मुझसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, या फिर 3 टाइम्स यंगर है, या फिर चीपर है, हायर है, वॉट एवर, है ना। अब जब ये टाइम्स वर्ड कहीं पे जुड़ जाए, इसके मतलब इसके आगे मैटर नहीं करता 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है या मैनी टाइम्स है, लेकिन वर्ड आपका टाइम्स अगर लगा है, अगर आपका वर्ड टाइम्स लगा है तो आप सिंपली ऐसे कंपेयर नहीं करोगे, आप चीपर कह के कंपेयर नहीं करोगे। जैसे कि लिए आपका एग्जांपल है, माय बुक इज 3 टाइम्स चीपर देन योर्स। ये आपका गलत हो जाएगा। आप कैसे बोलोगे, माय बुक इज 3 टाइम्स एज चीप एज योर्स, है ना, एज चीप एज योर्स। नेक्स्ट आप बोलोगे योर इनकम इज मैनी टाइम्स हायर देन तुषार्स। तो आप क्या बोलोगे, योर इनकम इज 3 टाइम्स एज हाई एज तुषार्स, है ना। नेक्स्ट है दिस बुक इज 5 रुपीज चीपर देन योर्स। ये आपका सही है क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम्स नहीं लगा है ना। नेक्स्ट है आपका दिस टेबल इज 10 किलोज लाइटर देन दैट। ये भी आपका सही है क्योंकि यहाँ पर टाइम्स नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूल 16। रूल 16 क्या कहता है कि दीज
फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि लिए आपका अफ्रेड है, अस्लीप है, ड्यू है, रेडी है, अनेबल है, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर, वर्थ। इनको आप बिफोर नाउंस नहीं यूज कर सकते। मतलब क्या है, जैसे के लिए आपका आप कई बार बोल दो कि इल पर्सन है या इल मैन है, ये गलत है। asleep गर्ल, ये भी गलत है। अलोन चाइल्ड, नो, दैट्स करेक्ट, दैट्स इनकरेक्ट। अफ्रेड वुमेन, गलत है। अलाइक सिचुएशन, ये भी गलत है। कैसे आप बोलोगे, कैसे आप यूज करोगे, शी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रॉब्लम्स, ना कि अलोन शी इज प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप बोलोगे आई फाउंड अ बॉय अस्लीप, आई फाउंड अस्लीप बॉय। अगर इनको आप रिवर्स कर देते हो, सोचते हो ये तो एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आ सकता है, नो, तो वो गलत होगा। अभी ये सेंटेंसेस सही है। द मैन इज इल, ना कि आप बोलोगे देर वॉज एन इल मैन, नो, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैन इज अफ्रेड ऑफ माई डॉग, ये सही है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते अफ्रेड मैन। नेक्स्ट है दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ये भी आपका सही है ना, वर्थ रीडिंग आप कह सकते हो। हम्म या फिर वर्थ बुक नहीं बोलोगे, है ना। अब ये आपका लास्ट रूल है। लास्ट रूल है, ये देखना। लास्ट रूल आपका क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग अ नाउन। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स का आप यूज करते हो एक नाउन के लिए, है ना। अगर हम एग्जांपल लें, कई बार अगर मान लिया कोई स्टैचू है, ठीक है, कोई स्टैचू है, तो मैं बोल सकता हूँ, अब अगर मैं बोल सकता हूँ कि क्या होगा आपका, अ ह्यूज, मैंने साइज बोला पहले, अ ह्यूज, फिर मैं शेप बोलूंगा, सर्कुलर, है ना। फिर मैं उसकी एज बोलूंगा, मान लिया एंशियंट है, ठीक है, तो एंशियंट मैंने बोल दिया, ठीक है। फिर मैं कलर बोलूंगा, कलर मान लिया गोल्डन कलर है, ठीक है, तो गोल्डन बोल दिया। फिर नेशनैलिटी, मान लिया वो चीज़ इटालियन है, ठीक है, तो मैं इटालियन बोल सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं मटेरियल की बात करूँगा, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, तो मटेरियल आपका मान लिया मार्बल यूज़ हुआ है, ठीक है, तो मैं मार्बल बोलूँगा। और फिर मैं अपने नाउन को बोलूँगा, ठीक है, स्टैचू। तो आप क्या बोलोगे, अ ह्यूज सर्कुलर एंशियंट गोल्डन इटालियन मार्बल स्टैचू। ये मैंने कंप्लीट लिख दिया है। आपका जो रूल होता है, साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल एंड देन नाउन, SSACNM, राइट। और ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला आपका क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, है ना। हम्म तो क्वेश्चन है आपका, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। तो आपने देखा यार, प्रेफर के साथ में आप रादर देन लगा सकते हो या फिर टू लगा सकते हो, लेकिन देन तो नहीं लगा सकते, है ना। टू टी। विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन, इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो आप देखोगे अभी तो फिलहाल वैसे मोस्ट पॉपुलस हो चुकी है, तो यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, मोस्ट, उसके आगे आपको द लगाना पड़ता है। और वहाँ पर अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी लगा हुआ है तो उसके आगे लगाओगे। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, है ना। नेक्स्ट है, दिस बॉक्स इज हैवी देन द अदर वन। तो आप क्या बोलोगे, दिस बॉक्स इज हैवियर, ना कि हैवी, है ना। आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो आप हैवियर बोलोगे, हैवियर देन द अदर वन। नेक्स्ट वन इज मुंबई इज लार्जेस्ट। अगेन आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो एरर आपका बी में होगा, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर द, है ना, द लगाना पड़ेगा। मुंबई इज द लार्जेस्ट कॉटन सेंटर इन द कंट्री। नेक्स्ट है, वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज वॉक लिटिल फास्टर। अब लिटिल फास्टर आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे ना के बराबर, आप बोलोगे थोड़ा सा, भाई पॉजिटिव सेंस दिखा, है ना, थोड़ा सा और तेज चल, तो आपको अ लिटिल बोलना पड़ेगा, अ लिटिल फास्टर। नेक्स्ट है, अ बुक, आई प्रेफर दिस बुक देन दैट वन। अगेन आपका प्रेफर के साथ क्या आता है, टू आता है ना। नेक्स्ट है, फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स। तो इसमें क्या एरर होगी, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर आपका पार्क नहीं होगा, पार्क्स होगा, है ना, पार्क्स यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द सन राइट्स। अच्छा, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर मीनिंगलेस लेटर्स, ऑब्वियसली आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना, कर चुके हैं हम पिछली क्लासेस में।
अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। यहाँ पर देखो ही लाइक्स की ज़रूरत नहीं है, केवल हिस्ट्री से काम चल जाएगा। अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री, दैट्स इट। नेक्स्ट है, एज अ स्क्रीन राइटर देर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड। अब टू काइंड अगर बोल रहे हो तो टू काइंड्स बोलना पड़ेगा। टू लास्ट में आते आते एक्चुअली राइटिंग कुछ अजीब सी हो चुकी है। टू काइंड्स ऑफ, है ना, टू काइंड्स ऑफ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस क्लास में हमने सारे नाउन के हमारे एडजेक्टिव के जितने भी रूल्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए। सारे रूल्स किए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका क्या, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब होने वाला है। और जाते जाते अगेन आपको पीडीएफ, डेफिनेटली यार पीडीएफ आपको चाहिए होगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैं दे दूंगा, है ना। इसको ज्वाइन करना और आगे से जितनी भी पीडीएफ है, जितनी भी अपडेट हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। और ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आपका कोई भी सजेशन है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे बेझिझक टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो ये था हमारा एडजेक्टिव, कंप्लीट हो चुका है। और यार थोड़ी सी मतलब आप समझो कि हफ्ते में मैं 3 या 4 क्लासेस ही अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, सो 3 से 4 क्लासेस एक हफ्ते में आएंगी। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि आपका जनवरी आने से पहले, आपका दिसंबर लास्ट तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आगे वाली क्लासेस में। क्योंकि शुरुआत के जो है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनमें क्या है कि मतलब थोड़ा डिटेल में हमें जाना पड़ता है ना। तो इसलिए मैंने 2 2 पार्ट्स किए हैं। उसके बाद डेफिनेटली आप ऑलरेडी देख सकते हो, कुछ वीडियोस तो पड़े हुए हैं, जैसे S1 S6 मैं फिर से लाऊंगा नए पैटर्न के साथ। ठीक है, और आपका क्लोज टेस्ट, तो ये वाले वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे पिछली बार ही, तो आप उन्हें देख ही सकते हो। क्लोज टेस्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों की फिर से बात करेंगे। और साथ में देखो जीएस की स्ट्रेटजी आपकी आ चुकी है, जीएस की स्ट्रेटजी आपकी सीडीएस के लिए आ चुकी है ना। और अभी अभी क्या है कि हम एनडीए के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनडीए वालों को पीछे नहीं छोड़ना है। और अगर कोई यहाँ पर एनडीए वाला है तो डेफिनेटली आप भी कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इन क्लासेस पे। हमारा वो गेम, हमारा जो एम है एक्चुअली, हमारा एम रहेगा 80+ इन सीडीएस। ठीक है, और 140+ इन एनडीए। क्योंकि यार इंग्लिश आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैं आपको बताऊंगा टेक्निक्स कि आप कैसे कर सकते हो। पहले आप ग्रामर करते रहो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, और साथ में ग्रामर आप कर रहे हो ना, साथ में रीडिंग करते रहो। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, रीडिंग जो करेगा वो बढ़िया स्कोर करेगा, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।